आदाब नाजरीन, कैसे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर समाअत होनी है, जहां जवाबदेही तय करने के लिए एसआईटी तश्कील की मांग की गई है। टूरिस्ट प्लेस में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की मांग की गई है। रिटायर्ड जज की क़यादत में जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। पहलगाम हमले को लेकर अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। पहलगाम हमले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। कल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर समाअत होनी है। जवाबदेही तय करने के लिए एसआईटी तश्कील की मांग की गई है। टूरिस्ट प्लेस में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की मांग की गई है। रिटायर्ड जज की क़यादत में जांच की मांग की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि हमले की मजम्मत का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम मकामात पर मुखालिफत लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, जहां कल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर समाअत होगी। जवाबदेही तय करने के लिए एसआईटी तश्कील की मांग की गई है। टूरिस्ट प्लेसेस में सिक्योरिटी को पुख्ता बनाने की भी मांग की गई है। इसके मद्देनजर लगातार जम्मू कश्मीर में सभी टूरिस्ट प्लेसेस को सिक्योरिटी के तहत पुख्ता बनाने की मांग की गई है। रिटायर्ड जज की क़यादत में जांच की मांग की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि कल ये सुनवाई होनी है। अहम सुनवाई मानी जा रही है, जहां पीआईएल दाखिल की गई थी और उसी पर कल समाअत होनी है। जवाबदेही तय करने के लिए एसआईटी तश्कील करने की भी मांग की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई होनी है। सभी सिक्योरिटी प्लेसेस को पुख्ता बनाने की मांग की गई है। टूरिस्ट प्लेसेस पर सिक्योरिटी के खासा इंतजाम करने की मांग की गई है। कल कोर्ट में अहम समाअत होनी है। इसके अलावा जवाबदेही तय करने के लिए भी एसआईटी तश्कील की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। कल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर समाअत होगी। जवाबदेही तय करने में के लिए एसआईटी तश्कील की मांग की गई है। टूरिस्ट प्लेसेस पर भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मेयर, कल अहम सुनवाई होनी है हमले के बाद और इसमें जवाबदेही तय करने की भी बात की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी जो टूरिस्ट प्लेसेस है उन पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की भी मांग की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पहलगाम वाक़े को देख रहे हैं, तो पहले सोशल लेवल पे, उसके बाद पॉलिटिकल लेवल पे और उसके बाद सिक्योरिटी लेवल पे, यानी कि हर ज़ुमरे में जो है इस मुद्दे को, इस इशू को जो है अभी इस पहलगाम अटैक को लाया गया है, जहाँ पे सोशल लेवल पे भी इस पे हिकमत अमली अपनाई जा रही है, चाहे हम सियासी लेवल की भी बात करें और सिक्योरिटी लेवल पे भी इसको लेकर जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब बिल आखिर पहलगाम अटैक का जो मामला है अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में कल इसके लिए एक स्पेशल हियरिंग होने वाली है, जिसमें जो कि पीआईएल इसमें दर्ज की गई है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उस लिटिगेशन में ये दर्शाया गया है कि 3 बड़ी चीज़ों पे जो है इस लिटिगेशन में बात की जाएगी, इस हियरिंग में बात हो सकती है। सबसे पहले जो अकाउंटेबिलिटी है, जिन्होंने अटैक किया है और जिनके दायरे में, यानी कि जिनके हद इख्तियार में वो आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात को और ज़्यादा एनहेंस और पुख्ता करने की बात होगी। और तीसरी, इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक रिटायर्ड जो जज है वो करेंगे। तो ये बड़ी 3 चीज़ें जो है जो हियरिंग के अंदर हमें कल देखने को मिल सकती हैं और कहीं ना कहीं पे जो लोगों का भरोसा, आश्वासन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे, अगर ये 3 चीज़ें हो जाती हैं तो इस मामले की पूरी तहकीक जो है वो मुकम्मल तौर पर हो सकती है। हालांकि मैंने इससे पहले भी आपसे जिक्र किया कि इस मैटर को, इस मुद्दे को जो है ऑलरेडी तीनों पहलुओं में देखा जा रहा है, चाहे हम सोशल लेवल पे भी बात करें या सिक्योरिटी लेवल पे भी बात करें या पॉलिटिकल लेवल पे भी। क्योंकि सोशल लेवल पे जब हम देखते हैं तो लोगों ने लगातार तब से जो है इसको, इस मामले को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर जो है लगातार उन्होंने मजम्मती एहतजाज यहाँ कश्मीर में किए हैं।
सैकड़ों की तादाद में जो है जगह जगह पे लोग जमा हुए जिन्होंने इस वाक़े को कंडेम किया है और अपनी जो सिंपैथी और सॉलिडारिटी है इन फैमिलीज़ के साथ दिखाई है जिनके लवाहिकीन इस वक्त जो है इस इंसिडेंट में जो है मारे गए। साथ साथ अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे भी देखें तो लगातार कई सारी जो है पॉलिटिकल लेवल पे मीटिंग्स हुई, चाहे हम दिल्ली की बात करें या यहाँ कश्मीर की बात करें तो सीएम ने भी जो है इसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, या अगर हम दिल्ली की बात करें तो सेंटर में भी होम मिनिस्टर ने इस मामले को लेकर मीटिंग्स बुलाई थी। इनफैक्ट अगर हम फिर सिक्योरिटी के तनासुर में देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पे भी मीटिंग्स जो है आर्मी के ऑफिसर्स के साथ बुलाई थी, या सेंटर में भी जो हायर ऑफिसर्स जो आर्मी के हैं उनके साथ मुलाकात की गई। तो सभी पहलुओं को मद्देनजर रख के इस मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन इसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। और इसी जुम्र में अगर हम देखें तो ये PIL जो दर्ज की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन 3 मुद्दों को लेकर जो है इस हियरिंग में बात की जा सकती है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी जो इसके जिम्मेदारान है, दूसरा इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक रिटायर्ड जो है जज करेंगे, और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है खासतौर पर जो भी कश्मीर रीजन में टूरिस्ट एरियाज आते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को और मजीद बढ़ाना। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इस हेयरिंग में हमें कल जो है देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक है मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वही इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। दहशतगर्दों को कीमत चुकानी होगी, मरने वालों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ वो मंजूर नहीं है। सरकार को अपोजिशन की पूरी हिमायत है। इस वक्त आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद लगातार तमाम रद्द-ए-अमल सियासी लीडरान के सामने आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों को कीमत चुकानी होगी, मरने वालों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो नाकाबिले मंजूर है और अपोजिशन की तरफ से पूरी हिमायत दी गई है। जल्द ही सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार वक्त बर्बाद ना करे। एक्सेप्टेबल नहीं है और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को यह बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। अखनूर सेक्टर के हमीरपुर कोट, जहां कल पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट पर गोलियां दागी थी, उसके बाद इलाके के लोगों ने केसर टीवी के जरिए अपनी बात रखी है। सेक्टर के हमीरपुर कोना में इस समय मौजूद हूँ और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ही कुछ किलोमीटर दूर कल जो है वो सीज फायर वायलेशन हुआ। भारतीय फोर्सेस ने भी पूरा उसका जवाब दिया, लेकिन उसके बाद ये आखिरी गांव है यहाँ पर। और क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है इस जो सीज फायर वायलेशन के बाद, और जो इस समय बॉर्डर पे सूरत हाल बने हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या डिमांड है, क्योंकि पहलगाम हमले ने सबका दिल जो है वो दहला दिया। चैन सिंह जी, कल जब फायरिंग हुई थी क्या आवाज़ें सुनाई दी थी उस समय? कितनी देर तक होती रही थी फायरिंग? 10-15 मिनट हुई, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आवाज़ थी या पहले उन्होंने फायर किया, फिर बाद इन्होंने जवाब दिया उधर। मतलब फायर के मतलब छोटी गन से होता है, बड़ी गन से? छोटी गन से। तो उस समय आपके क्या था माइंड में, क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था जब फायरिंग? हमारी फसल बाहर है। अच्छा। तो फसल में नुकसान हो जाएगा, उससे आग लग जाती है। जो फायर करते हैं ना, हाँ। उसमें ट्रेसर राउंड होते हैं, उससे आग लग जाती है। तो उससे नुकसान तो होना था। आजकल सूखा मौसम है, हाँ। फसल बर्बाद हो जाएगी। आज हमने देखा कि कुछ पोस्टरों से उन्होंने झंडे नीचे कर दिए थे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। इस बीच आप लोगों को क्या लग रहा है?
हम तो मजबूती से बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, इतने घबराने वाली बात नहीं है, ना ही सरकार का कोई आदेश है कोई पीछे हटने का। जैसा होगा ठीक है, हम तो चाहते हैं भाई एक ही बार ऐसा हो जाए, मोदी ने बार तो आना नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा हो जाए कि हम चले भी जाएं तो अपना हिंदुस्तान जो है सेफ रहे। यहाँ पर आपने बहुत उम्दा बातें इन्होंने कही, उन्होंने आपने सुनी भी। साफ तौर पर ये हमीरपुर गांव है जहाँ पर कल जो है भारतीय पोस्ट पर जो पाकिस्तान ने वायलेशन किया और उसके भारत ने भी पूरा जवाब दिया, लेकिन इनका यही कहना है ठीक है युद्ध हो जाए एक ही बार, क्योंकि ये लोग जो हैं कई जंगें देख चुके हैं और इनको स्थिति पता है कि जंग के हालात में क्या होता है। लेकिन भारतीय इलाकों के लोग अभी तक पूरी तरह अपने जहाँ रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं, पीछे उनका हटने का कोई मंसूबा नहीं है, ना ही हटेंगे। उनका यही कहना है कि सेनाओं के साथ हैं, यहीं से हमें अगर बोला जाएगा, आदेश दिया जाएगा, जो सहायता होगी वो करेंगे और पाकिस्तान को हर तरह से जवाब चाहे सेना या आम लोग हैं मिलके दें। ये समय बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा है। हमीरपुर गांव से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट। पहलगाम हादसे के बाद सरहद पर तनाव का माहौल है। इस बीच सरहद पर रहने वाले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल बनी हुई है, अगर हालात खराब होते हैं तो किस तरह से उनकी जिंदगी महफूज रह सकती है। इसी को देखते हुए KSRTV की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जानने की कोशिश की है कि लोगों के हालात क्या हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं। पहलगाम इंसिडेंट के बाद लगातार मुल्क में हालात ख़राब होते चले गए। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान टेंस जैसे हालात हैं। दोनों तरफ की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। दिल्ली में CCS की मीटिंग हो रही है और न जाने किस वक्त क्या फ़ैसला लिया जाए, लेकिन सरहदी इलाकों में तनाव है। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ये उड़ी सेक्टर का LOC कहलाता है, LOC इलाका उड़ी सेक्टर, जहाँ पे इसके बाहर पाकिस्तान का बॉर्डर है। जस्ट यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर पे क्या तैयारियां हैं ये दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये बंकर है, यहां के इलाके के लोगों के लिए ये बंकर है। यहां पे वो छुपते हैं, यहां पे वो आराम करते हैं और किसी भी सूरत हाल में, ख़ासतौर पे जब हेवी शेलिंग होती है तो लोग यहां पे पनाह लेते हैं। बंकरों की सूरत हाल जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस तरफ का जो इलाका है, इस तरफ पूरी की पूरी जो पहाड़ी है उसके उस साइड पाकिस्तान का इलाका है और जाहिर है कि वहाँ से हेवी शेलिंग होती रहती है। लगातार गोलीबारी के बीच में इन इलाकों में ख़ास तौर पे लोगों को पनाह लेने की ज़रूरत पड़ती है और पनाह भी ऐसे, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं कब बिगड़ जाएं कोई नहीं कुछ कह सकता। लेकिन इसकी जो छत है वो काफ़ी मोटी बनाई गई है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत मोटी छत है, करीब करीब 2 बालिश्त मोटी है और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं और उसके ऊपर टायर्स लगे हुए हैं। इमरजेंसी के लिए यहाँ पे वाटर टैंक है कि अगर इस कई दिनों तक लोगों को यहाँ रहना पड़े तो कम से कम लोगों को पानी मिल पाए। यहाँ पे पूरी बस्ती चारों तरफ मौजूद है और इन बस्तियों में लोग रहते हैं, मासूम लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती रही है, इस वजह से उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ऐसे बंकर्स हर जगह तामीर करवाए हैं। कुछ इमरजेंसी यहाँ पे विंडोज़ हैं, यहाँ पे पाइपलाइन अंडरग्राउंड में पहुँचाई गई है ताकि यहाँ से फौरी तौर पर लोगों को पानी मिल पाए। तो ये पाइपलाइन के थ्रू लोगों को पानी जाता है, यानी 2-2 सिस्टम से बनाए गए हैं और किसी भी सूरत हाल में लोग यहाँ पे पनाह ले लें, आसानी से उनकी जान बचे और कुछ भी प्रॉब्लम उनको ना हो। यहाँ की जो चारों तरफ के एरियाज़ हैं हेवी शेलिंग को झेलने के लिए काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि सरहदों में दोनों तरफ के बॉर्डर के इलाके में इस वक्त टेंस जैसा माहौल है। लोग दुआ कर रहे हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने, लेकिन अगर बनती है तो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, आर्मी की जानिब से लोगों के लिए बंकर बनाए गए हैं। ये वो बंकर है जहाँ पे लोग पनाह लेते हैं। मैं चाहूँगा कि हम अंदर आकर के दिखा पाएँ आपको कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। इसके ऊपर का जो एरिया है ये छत काफ़ी मोटी है और हम जब नीचे आते हैं धीरे धीरे तो इस तरफ के कमरों में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए चीज़ें मौजूद है। एक तरफ एक छोटा सा टॉयलेट है, बाथरूम है और इन बाथरूम में लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये छोटा सा रूम जो कि अंदर से बहुत ठंडा है, शायद यहाँ के मौसम की वजह से हो, लेकिन फिर भी चूँकि ज़मींदोज़ है, ज़मीन के अंदर है, इस वजह से लोगों को हिफाजत में यहाँ पे बहुत आसानी होती है। और जब हेवी शेलिंग होती है तो लोगों को ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। एक छोटा सा बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है और लोगों के लिए बल्ब भी है ताकि अगर रात में या दिन में, चूँकि अभी अंधेरा है और कैमरे की लाइट के थ्रू हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो यहाँ पे बिजली का भी इंतज़ाम है। कुछ लोग यहाँ पे 10 बाई 10 का ये कमरा है, लेकिन 10 बाई 10 के कमरे को बहुत ही
टेक्निकली और टैक्टिकली बनाया गया है ताकि लोगों को यकीनी बनाया जा सके। कुछ कुर्सियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं, टेबल्स पड़े हुए हैं ताकि लोग यहाँ पे अगर कई घंटे बैठें या लेटें तो उनको आसानी हो सके। ये दूसरी तरफ का कमरा है और इस दूसरे कमरे का जो साइज़ है वो 10 बाई 12 का लग रहा है अंदाज़न। इन 10 बाई 12 के कमरे में चूँकि ये दीवारें अगर यहाँ पे ख़राब हो रही हैं तो उसकी वजह यह है कि इसके उस परत ये ज़मीन के नीचे बना हुआ ये दीवार है, तो जाहिर है कि वहाँ से पानी रिस करके इन दीवारों में आ रहा होगा। लेकिन ये दीवारें काफ़ी मोटी बनाई गई है। ये 10 बाई 10 का कमरा लोगों की जान बचाता है। यहाँ पे जो ज़रूरत के सामान होते हैं, ख़ास तौर पे कुछ कपड़े, कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके अलावा लोगों की ज़रूरत के लिए ख़ास तौर पे कपड़े, जो सोने होने के सामान होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। जूते चप्पल भी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ बिस्तर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पे यहाँ पे ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए सामान है। उस तरफ एक फोल्डिंग चेयर है और इमरजेंसी का एक छोटा सा जनरेटर भी नज़र आ रहा है कि अगर कोई सूरत हाल बिगड़ती है तो उन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग अपनी जान बचा सकें। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब हेवी शेलिंग होती है तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ धमाके की आवाज़ होती है। उन धमाकों की गूंज में लोगों की जान ख़तरे में होती है और उसके बीच लोगों को यहाँ पनाह लेना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि उनके घर महफूज नहीं रह पाते, उनके आसपास के इलाके महफूज नहीं रह पाते, पेड़ पौधे जल जाते हैं और हेवी शेलिंग की वजह से उनके जानवर मर जाते हैं। तो यही वजह है कि इन तमाम तर चीज़ों को बहुत ही टेक्निकली बनाया गया है ताकि लोगों की जान बचे। इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम है। उसके साथ साथ यहाँ पे इतनी जगह है कि अगर गांव के लोग रहें, इसको 2 भाग में बनाया गया है, 2 पार्ट में बनाया गया है कि अगर यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आएँ और सोने की जगह ना मिल पाए तो एटलीस्ट बैठ जाएं। यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं और लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन यहाँ पे कोशिश की गई है। जो दीवारें हैं यहाँ पे एटलीस्ट बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। इन दीवारों को भेद पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हेवी शेलिंग से बचाता है। अगर इसके बाद की सूरत हाल बिगड़ती है, अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है या लॉन्ग टर्म में लंबा काफ़ी दिनों तक ये वॉर की सूरत हाल अख्तियार कर जाता है तो लोगों के लिए मसाइल क्रिएट होंगे, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और लोग फिर इन बंकरों में कैद हो जाएंगे। हालांकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ से लोग अभी अमन चैन से रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं, बच्चों को दूसरे सिटी भेज दिया गया है ताकि वो महफूज रह सकें। उसके अलावा यहाँ पे आर्मी की हेवी जो डिप्लॉयमेंट है वो देखने को मिल रही है और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग मस्जिद व महराब से दुआएँ कर रहे हैं कि हालात किसी भी तरीके से बिगड़े ना। अगर हाई लेवल की मीटिंग में, CCS की मीटिंग में या इस तरह की सूरत हाल में कभी भी कुछ चीज़ें बिगड़ती है, दोनों तरफ अगर हालात बिगड़ते हैं और किसी भी तरह से जंग की सूरत हाल होती है तो यकीनन लोगों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम लोग बहुत अच्छे लोग हैं और इन मासूम लोगों के चेहरे में यकीनन वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर मैं एक लफ्ज़ में बताऊँ तो यहाँ पर सन्नाटा है, दूसरी तरफ बॉर्डर का इलाका है, उस तरफ पाकिस्तान का इलाका और इस तरफ हिंदुस्तान का। अगर इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, उसे साफ ज़ाहिर है कि ये खामोशी एक बड़े तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि किसी भी तरह के हालात ना बिगड़े, ये मासूम लोग कहीं अपने घरों को छोड़ करके कोई दूसरी जगह शिफ्ट ना हो या कई रात तक इन बंकरों में ना गुजारें, उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बच्चे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, मवेशी या फिर उनकी जो भी संस्कृति यहाँ की है, जो तहज़ीब व सक़ाफ़त है, उन सब से विलुप्त होकर के लोग खामोश है, वो बातचीत नहीं करना चाहते, वो अमन चाहते हैं और अमन पसंद शहरी हैं। और यही वजह है कि इस वक्त की जो हालात हैं उसमें साफ तौर पे ज़ाहिर है कि आने वाले फ़ैसले में पल पल हालात बदलने की ताकत है और अगर ये हालात बदलते हैं तो लोग मुतासिर होंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर किसी TV की टीम मौजूद है। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ मैं आमिर अहसन, उड़ी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर झड़पों और कशीदगी ताल्लुक की वजह से एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लोगों को एक नई परेशानी सता रही है। पुंछ के देखभर और आसपास के इलाकों में LOC के पास रहने वाले किसानों ने बेमौसम खराब पैदावार का हवाला देते हुए अपनी फसल काटना शुरू कर दिया है। इसी सब को देखते हुए मकामी किसानों ने केसर TV से खास बातचीत की। लगातार 6वें दिन जो सीज़फायर वायलेशन हुआ है उसको देखते हुए सरहद के पास रहने वाले लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि
पाकिस्तान ये रोज रोज जो पुलवामा अटैक के बाद रोज रोज सीज फायर वायलेशन कर रहा है, उनको काफी नुकसान हो रहा है इसका। और कुछ लोगों ने हमने कल ही देखा कि कुछ लोगों ने अपने बंकर की सफाई कर दी और अपने घरों को पूरा खाली कर दिया, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर होता है या दोनों मुल्कों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो वो अपने आप को सेव कर सके। तो उसी को लेकर के आज हमने देखा कि कुछ लोगों ने, किसानों ने अपनी खड़ी फसल भी काट दी जो कि अभी पूरी तरह से पकी नहीं थी। उसको लेकर के कुछ हमारे साथ है जगवार गांव के सरपंच, और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या रहा। जी सरपंच साहब, आपका नाम? मेरा नाम परविंदर सिंह है। जी परविंदर जी, क्या कारण रहा कि आज आपने अपनी खड़ी फसल जो है वो काट ली? क्यों काटी आपने अपनी खड़ी फसल जबकि वो तैयार भी नहीं हुई थी? सर, अगर हम फसल को काटेंगे नहीं तो अगर जब फायर स्टार्ट हो गया तो ना तो वो मवेशी के लिए रहेगी, ना तो वो हमारे खाने के लिए रहेगी। अभी फसल को काटने के लिए 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना हम कैसे वेट करें? कल ही अगर फायर स्टार्ट हो जाता है तो हमारे इससे पिछले जो वायलेशन हुई, साल पहले 2 साल पहले हमें लोगों के घास जल गए और लोगों के माल मवेशी का नुकसान हुआ। बॉर्डर पे जितना माल मवेशी का नुकसान हुआ, तो हम लोग अगर फायर स्टार्ट होता है तो हम लोग माल मवेशी को कहाँ से घास लाएंगे? तो वो उसको काट के हम इसलिए रख रहे हैं कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, माल मवेशी के प्रोटेक्शन के लिए। हमारा माल क्या खाएगा, माल मवेशी क्या खाएगा? हम लोग 98% जो है माल मवेशी पे निर्भर है, हम लोग कहाँ जाएंगे? जी, तो जो खड़ी फसल आपने काटी, अभी जैसा आपने बताया इसको 1 महीना, तो इससे तो आपको काफी नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान है। हमें इतनी महंगी की जो है गेहूं जो है लेकर बीज लेकर वो बीज बोया हुआ है कि क्या करें? फिर हमारा तो चारा तो कोई नहीं। ये सरकारों का काम है मसला दूर का। हमारा एक छोटा मसला तो नहीं, बड़ा हाई लेवल का मसला है। तो हमें जब भी कोई सूचना मिलती है या हमें पता चलता है कि दोनों देशों के हालात जो है खराब हो गए, हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? अपने लिए तो कहीं ना कहीं बंदोबस्त करेंगे, 2 दिन भूखा भी रह सकता, माल मवेशी हो भूखा रह सकता है। इसलिए हमने अपना कच्चा फसल काट के देखा है कि चलो हमारे लिए नहीं तो हमारे पशु तो खा सकते हैं इनको। तो ये आप देख रहे थे कि जो लोगों का, जो स्थानीय लोग जो सरहद पे रहते हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि फसल को तैयार होने में अभी करीब करीब 1 महीना है, तो उसको फसल को नुकसान ना हो इसलिए पहले ही काट रहे हैं ताकि उस फसल का इस्तेमाल वो जानवर को खिलाने के लिए कर सके। उनसे मैं अनुभव मिश्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।